हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी चैनल। मैं हूं आनंद कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और हमेशा पूछते आ रहे हैं। चाहे आगामी जो भी एग्ज़ाम है, रेलवे ग्रुप डी हो, CBT 2 हो, NTPC CBT 2 हो, उसमें एक या दो क्वेश्चन इससे हमेशा पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रथम अनुसूची। ऐसे पहले जान लीजिए कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। कुल कितने अनुसूची है? कुल 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसमें से एक एक करके सभी अनुसूची के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि किस अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या चीज़ जोड़ा जा सकता है और जोड़ा गया है। तो सबसे पहले चलते पहला अनुसूची। पहला अनुसूची में है सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र एवं उनके अधिकार का वर्णन किया गया है। जितने भी राज्य, जो भी राज्य आते हैं, जैसे अभी नए नए राज्य जो बनते हैं या केंद्र शासित प्रदेश जो एक प्रदेश से टूटकर नए प्रदेश बनते हैं, उनको सभी को प्रथम अनुसूची के अंतर्गत ही जोड़ा जाता है। समझ में आ गया? जो भी राज्य बनेंगे, नए बनेंगे या किसी पुराने राज्य नए राज्य में जुट जाएंगे, तो ये सारे जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो बनते हैं वो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। भारत में अभी टोटल कुल मिलाकर के राज्य बोले तो स्टेट 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, जो कि अभी नया बन जुटा है, तत्काल डाटा है। केंद्र शासित प्रदेश 8 और वर्तमान में टोटल राज्य कितने हैं? 28 है। हम जानते हैं दिल्ली जो है, दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन फिर भी यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे हमारे संविधान के आर्टिकल 239A के तहत राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त है। फिर भी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अनुसूची 2। भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी के वेतन, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख किया गया है। वेतन, भत्ते और पेंशन बोले तो जितने भी पदाधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, सभी का पहले पेंशन दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। इसका उल्लेख पहले किया जाता है। जैसे हम लोग ये भी देखते हैं कि कोई फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो उसमें पहले ग्रेड पे लिखा हुआ रहता है। तो इससे पता चलता है कि हम कोई भी जॉब करने वाले हैं या कोई भी पदाधिकारी जो होता है वो पहले काम से पहले अपना वेतन की बात करते हैं, वो अपने भत्ते की बात करते हैं। तो उसे वेतन और भत्ता उसका निर्धारित किया गया है। तो ये किस में है? दूसरी अनुसूची में। तो पहला अनुसूची के बारे में आप जान गए। पहला अनुसूची में क्या है कि सब इसमें टोटल राज्य है, राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश है जो नए बनेंगे या टूटेंगे, बनेंगे। इसके बारे में प्रथम अनुसूची में इसे जोड़ा गया है, राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को। दूसरी अनुसूची में जो भी पदाधिकारी होंगे उन पदाधिकारी के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। मतलब पहले वेतन लेंगे, उसके बाद फिर कुछ आगे काम करेंगे। जिसमें कौन कौन आते हैं देख लेते हैं। वेतन भत्ते लेने वाले में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है लोकसभा का, राज्यसभा के सभापति है, फिर उपसभा के सभापति है। उसके अलावा जो भी विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, जितने भी उच्च पदाधिकारी जो होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी तथा महाअधिवक्ता, इन सब का वेतन भत्ता का उल्लेख किसमें है? दूसरी अनुसूची में। ये बात याद रखिएगा, एक पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
महान्यायवादी तथा महाअधिवक्ता को छोड़कर सभी अन्य पदाधिकारी का वेतन जो है संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है या संसद के द्वारा दिया जाता है। महान्यायवादी और महाअधिवक्ता को छोड़कर। तो आखिर इसे पेंशन या वेतन देता कौन है? तो यह देख लीजिए, महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता का वेतन जो है राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तो हमने अभी तक कितने दो अनुसूची पढ़ लिए। एक जिसमें सभी राज्य का उल्लेख किया गया है और केंद्र शासित प्रदेश का। दूसरा जिसमें जो भी राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते का। अब आगे बढ़ते हैं और चलते तीसरा। एक पॉइंट और है इसमें, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के वेतन, जो राष्ट्रपति होते हैं और राज्यपाल होते हैं, उनके वेतन को उपलब्धियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपलब्धियां कहा जाता है। तीसरा अनुसूची में क्या जोड़ा गया है? भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी होते हैं उनको शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है तीसरा अनुसूची में। जो भी पदाधिकारी दूसरे अनुसूची में जो हम अभी बताए हैं, पढ़ाए हैं, उनका शपथ ग्रहण होता है तीसरा अनुसूची में। पहले फिर से रिवाइज करते चलेंगे ताकि अगर रिवाइज होते रहेगा तो याद आएगा। पहला अनुसूची में सर्वोपरि जो कि देश होता है। देश बोले तो देश का मतलब हुआ कि जिसमें शासित प्रदेश को मिलाकर ही देश बनता है। तो पहला अनुसूची में हो गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अनुसूची में हो गया कि उनके जो भी पदाधिकारी होंगे उनके वेतन भत्ता। अब है ये तीसरा अनुसूची जिसमें सभी पदाधिकारी अपना शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 के तहत, कितना? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति करते हैं शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत करते हैं और राज्यपाल जो होते हैं अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। तो इतना याद हो गया। तीसरा अनुसूची में शपथ ग्रहण है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए चलते चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में शपथ ग्रहण करने के बाद, ध्यान दीजिएगा इस बात को, शपथ ग्रहण होने के बाद अब जो भी सीट होंगे, राज्यसभा की सीट होंगे, वो राज्यसभा की सीट का बंटवारा होगा। तो जो भी राज्य है, सभी राज्य, भारत के जितने भी राज्य हैं, विधानसभा से राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया जाता है। चौथी अनुसूची में है कि सभी राज्यों के विधानसभा से राज्यसभा के सीटों का आवंटन, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? चौथी अनुसूची में। फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में एससी एसटी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। प्रशासन और नियंत्रण, मतलब उसको प्रशासन देना और उसकी सुरक्षा करना, इसके बारे में बताया गया पांचवी अनुसूची में। आगे बढ़ते हुए चलते छठा अनुसूची। देखिए, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य में कुछ ही राज्य है, कुछ नहीं, चार ऐसे राज्य है जिसे छठी अनुसूची के तहत जोड़ा गया है। 4 ऐसे राज्य है जिसे छठी अनुसूची के तहत उसे अलग से प्रशासन दिया गया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो हो गया क्या? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम तथा मेघालय, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिसे विशेष प्रशासन की सुरक्षा दी गई है। जो किस अनुसूची में इसे जोड़ा गया है? छठा अनुसूची में। और यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य में से है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में से है। तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला अनुसूची याद कीजिए आप, पहला अनुसूची में क्या था?
प्रथम अनुसूची में है संघ राज्य क्षेत्र, जो भी राज्य है उसका वर्णन किया गया है पहला अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र का, सुनते चलिएगा। दूसरा अनुसूची में पदाधिकारी के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। तीसरा अनुसूची में उनके शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है, तीसरा अनुसूची में शपथ ग्रहण। चौथा अनुसूची जो था वो से राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है विभिन्न राज्यों में। पांचवा अनुसूची अभी बताएं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है पांचवा अनुसूची में। SC ST अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं छठी अनुसूची में। ये भी बता चुके हैं, छठी अनुसूची का हो गया जो कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ऐसे 4 राज्य हैं जिससे विशेष प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। सातवां अनुसूची जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सातवां अनुसूची बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 आर्टिकल 246 याद रखिएगा, आर्टिकल कितना 246 के तहत अनुसूची 7 में 3 सूची का प्रावधान है। कितने सूची? 3 सूची का प्रावधान है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची का प्रावधान है। और यही तीनों सूची के अंतर्गत जो विषय बने हैं, यही तीनों सूची के अंतर्गत जो विषय बने हैं उसी पे सरकार काम करती है। तो संघ सूची जो होते हैं, संघ सूची, इस पर केवल संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। संघ का मतलब हुआ देश, और संघ सूची के ऊपर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। और अभी तक विषय इसमें जो है कुल 97 विषय थे जब बना था उस समय तक, लेकिन अभी वर्तमान में 100 विषय हो चुके हैं। और इसमें कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिसे एक बार देख लेते हैं एक डाटा के ज़रिए। यह है संघ सूची के विषय, इसे थोड़ा सा डाटा के ज़रिए याद कर लीजिए। प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, खनिज, CBI, जो कि CBI जो होते हैं वो इनके किस में आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विदेशी मामले, इसमें कुछ मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए। विदेशी मामले, युद्ध और शांति, युद्ध जो भी होते हैं वो संघ सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत उस सूची में आती है। रेल, या आप पासपोर्ट बनवाते हैं या वीज़ा बनवाते हैं, वो भी किस में आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, जल यातायात हो गया, वायु परिवहन हो गया, डाक हो गया, विदेशी रेल हो गया, मुद्रा हो गया, रेलवे हो गया, ये अलग से लिखा गया है। जनगणना जो भी होता है, जनगणना, निर्वाचन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और सुरक्षा कर, सीमा शुल्क, जो कि सुरक्षा कर जो होता है, सीमा शुल्क जो कि दिया जाता है, वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ये एक डाटा है, इसे अगर आप 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। इसका दूसरा बताए थे सूची, राज्य सूची होता है, और राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय है उस पे राज्य सरकार ही कानून बनाती है। राज्य सरकार कहने का मतलब हुआ जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सरकार ही कानून बनाएगी, ये राज्य सरकार का अधिकार होगा, उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और राज्य सरकार ही उसे चलाएगी। तो इसे देख लीजिए, इसमें भी कौन कौन से विषय आते हैं। इसमें राज्य सरकार में लोक प्रशासन, कारागार जो कि जेल का जिसको बोला जाता है, बाजार, चाहे मेला, जो भी बाजार लगते हैं या मेला लगते हैं वो भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। खनिज का विकास राज्य सूची के अंतर्गत आता है। खेल जो भी है
जो भी प्रतियोगिता कराई जाती है वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। इसमें क्रिकेट का कोई ऐसे उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन खेल जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सड़क, ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। शराब जो कि बनाता है, बेचता है या उसका उत्पादन जो करता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से कुछ राज्य सूची के विषय हैं, जिसे एक बार आप डाटा देखिएगा तो कुछ याद हो जाएगा। राज्य सूची में कुल 66 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में 61 हो गया, कम गया। पहले कितना थे? 66 थे, अब 61 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो ये समवर्ती सूची जो है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन, सूची में इससे भी क्वेश्चन अधिकांश मात्रा में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम में। समवर्ती सूची जो होता है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है मिलकर इस पे कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। इस सूची में कुल कितने हैं? 47 विषय है, लेकिन वर्तमान समय में अभी 52 विषय ही बढ़ गए हैं। वर्तमान समय में 52 हो गए हैं। राज्य सूची में कम गए थे, लेकिन अभी इसमें समवर्ती सूची में बढ़कर 47 से 52 हो गए हैं। इस सूची के भी कुछ विषय हैं जो कि देख लीजिए ध्यान से। आप चाहिए, आपको अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। देखिए, दंड विधि एवं दंड प्रक्रिया, विवाह एवं उत्तराधिकार, न्याय प्रशासन, सिविल प्रक्रिया, वन्य जीव संरक्षण, जो जीवों का संरक्षण जो होता है, जो कि उद्यान, जितने भी उद्यान हैं, ये सब आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा, शिक्षा जो है, बार बार ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन यही सेम रहेगा, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो इसे याद रखिएगा, शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कारखाना हो गया, अधिग्रहण हो गया, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार आप देख रहे हैं, तो 1 से 2 बार देखने पर आपको रिवाइज हो जाएगा। और इसका जो ये तो इसका पॉइंट है जो कि टॉपिक वाइज आपको बता रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिससे जो भी क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होगा, जो भी अभी तक एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। चलते हैं अगला अनुसूची की तरफ। अगला अनुसूची है 8वां अनुसूची। 8वां अनुसूची, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अनुसूची को ध्यान से थोड़ा सा समझते हैं। 8वां अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? भाषा का। मतलब जो भी भाषाएं होंगे भारत की, जो जुड़ने वाले होंगे, जो भारत के संविधान में जोड़ी जाएगी, भारतीय संविधान में, उसे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। संविधान में, जब संविधान बना था तब संविधान में केवल 14 भाषाएं ही थी जो मूल भाषाएं बोली जाती है। टोटल 14 भाषाएं थी, जो कि 14 भाषाएं कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी जो कि हमारा राजभाषा है, कन्नड़ कर्नाटक का, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 जो भाषाएं हैं, ये मूल भाषाएं थे, जो कि जिस समय संविधान बना था तब की बात है। अब भी उसके बाद देखिए 1967 के 21वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 1967 के 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 1992 ईस्वी के 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी। चलिए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं।
पहले कितनी भाषा थी? 14। मूल भाषा कितनी थी? 14। एक सिंधी भाषा जुट गया, हो गया 15। और ये नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी 3 भाषा जुट करके टोटल कितने हो गए? 18 भाषा। तो 1992 तक ये 18 भाषा ही हमारे संविधान में थी। उसके बाद फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत 4 भाषाएं संविधान में और जोड़ी गई, जिसमें मैथिली जो कि बिहार का है, बोडो जो नागालैंड और असम में बोली जाती है, संथाली जो कि झारखंड की भाषा है, तथा डोगरी जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया कौन से? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। और टोटल मिलाकर के अभी हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो इसके लिए एक देखिए ट्रिक याद करने का एक ट्रिक भी है। सिंधी भाषा को तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत जब जोड़ा गया तो यह 15वां भारत का, हमारे देश का 15वां भाषा बन गया था। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा जो जोड़ी गई, ये 3 भाषा जो नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ने के बाद टोटल 18 भाषा हो गए थे। और इसको याद करने का ट्रिक है नमक। क्या? नमक। अगर हम नमक लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, नमक, तो न से होता है नेपाली, म से हो गया मणिपुरी और क से हो गया कोंकणी। तो नमक याद रहेगा आपको, तो इससे पता चल जाएगा कि नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी 3 भाषाओं को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद ये 4 भाषा है मैथिली, बोडो, संथाली तथा डोगरी। इसे भी आप याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, याद हो जाएगा। टोटल मिला करके अभी कितने भाषा है? 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची को देखते हैं। 9वीं अनुसूची में 1951 ईस्वी के प्रथम संविधान संशोधन, ये बात याद नोटिस कीजिएगा, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में। इसके द्वारा भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया। भूमि सुधार जो कि अभी होते हैं, भूमि में जो दाखिल खारिज या जो भी कुछ भी होता है या खेत लिखा जाता है, तो उसके सुधार पर एक कानून बनाया गया और इसे जोड़ा गया 9वीं अनुसूची में। फिर चलते हैं आगे। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जिसमें जो कि 1985 में लागू किया गया था। कब? 1985 में लागू किया गया था। और इसके तहत दल बदल पर रोक के लिए कानून बनाया गया। दल बदल जो कि अभी देखते हैं कि दूसरे पार्टी के नेता दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, उस पे एक संविधान बनाया गया था और संशोधन किया गया, जिसको 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो इतना तक तो क्लियर है। आगे चलते हैं। इसको देखिए 1 से 2 बार आप देखिएगा, तभी आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। या आप अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं, कॉपी पे लिख करके अनुसूची और उसके प्रक्रिया, उसमें क्या जोड़ा गया, उसको लिख करके आप याद कर सकते हैं। या 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। 11वीं अनुसूची, इसमें देखिए क्या जोड़ा गया? पंचायती राज। पंचायती राज अभी जो देखते हैं, पंचायत में जो ग्राम पंचायत होते हैं, सचिव होते हैं, प्रमुख होते हैं, सरपंच, ये सब जो भी होते हैं, ये पंचायती राज को जोड़ा गया 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज। और काम करने के लिए, ध्यान दीजिएगा इसको, पंचायत में काम करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितना? 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत में काम करने के लिए। और ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं। 12वीं अनुसूची, जो कि हमारा लास्ट अनुसूची है अभी तक। यही 12 अनुसूची का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। 12वीं अनुसूची को 1992 ईस्वी में, 1992 ही ईस्वी में, लेकिन कभी कभी
कोई एग्ज़ाम में 1992 न दे करके 1993 देता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं 1992 से 1993। तो 1992 से 93 के 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था, कौन सा 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। नगर पालिका को जोड़ा गया और उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए। कितने? 18। पंचायती राज को कितने मिले थे? 29 विषय, और नगर पालिका को दिए गए 18 विषय। तो ये था हम आपका अनुसूची, जो कि कुल 12 अनुसूची। इसे आप 1 से 2 बार देखिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह से। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अगली वीडियो को देखना चाहते हैं, जल्दी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं कि सबसे पहले आपके पास पहुँचे, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।